एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम टू द लॉ टेम्पल। तो आप सभी के मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मेंस आंसर राइटिंग का मैं वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि आप सभी उसमें मुझसे रिक्वेस्ट करते थे ऑल्सो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एमपीसीजे का क्या रहा है। मैंने वही क्वेश्चन उठाया जहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगी कि ये जब 2018 एमपीसीजे में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीआरपीसी का, तब मैं मेंस लिख रही थी उस समय, और मैंने इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया, जबकि मुझे इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर उस समय नहीं पता था। तब मैंने इसको डील कैसे किया, क्योंकि देखो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि कभी आपके पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एमपीसीजे, आरजेएस, छत्तीसगढ़, कहीं भी किसी भी जुडिशरी में, कि आपको वो नहीं आता हो, आपको उसे कैसे डील करना है, ये आज आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि जब अक्यूज्ड नहीं है उसके एब्सेंस में आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो इसको पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि यार 273 मैंने पढ़ा है, जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि अक्यूज्ड पर्सन का उस समय होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे मिल गया था एक हिंट, एक डायरेक्शन कि मुझे कैसे आंसर को अपने लिखते हुए जाना है। इससे मुझे स्ट्राइक किए दो सेक्शंस, एक था 299 और दूसरा था 317। ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब मैं ये पेपर लिख रही थी, ठीक है। आज की बात करोगे तो अभी मुझे पूरा पता है, उस समय जब पेपर लिख रहे थे तब की मेंटल स्टेट मैं आपको बता रही हूँ, करेक्ट। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या है? वेदर द एविडेंस अड्यूस्ड इन ट्रायल ऑफ को अक्यूज्ड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड ऑफ सेम केस। मानो ये ए है, ये बी है, दोनों ने मिलके एक ऑफेंस किया है, एक अपराध किया है। बी भाग जाता है, एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है, फरार है। ए को पकड़ लिया और इसका ट्रायल चल रहा है। अब इसके ट्रायल में जो एविडेंस दिए जा रहे हैं, क्या उन एविडेंस को हम जब भी मिलेगा और उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके आएंगे, क्या तब हम ये एविडेंस जो अभी यूज़ हो रहे, जो अभी लिए जा रहे हैं ए के ट्रायल में, वो हम तब यूज़ कर पाएंगे क्या? ये था सवाल। अब दूसरा चीज़ मेरे दिमाग में उस समय ये आई कि यार प्रश्न तो जो है वो समझ आ गया, लेकिन आंसर मैं आपको सही बताऊं, उस समय मुझे इसका आंसर नहीं पता था, करेक्ट। बट इतना पता था कि मैं क्यों ना इसी को इतने अच्छे से लिख दूं कि मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहे, और जितने मार्क्स मैं यहाँ गंवाने वाली थी वो मैं यहाँ कमा लूँ, ठीक है। तो दो बातें होती हैं। एक ये, जब मुझसे पूछा जा रहा है सेकंड प्रश्न में कि क्या वो एविडेंस लिया जा सकता है को अक्यूज्ड के ट्रायल वाला, यस और नो में जवाब मांगा जा रहा है, पर मुझे दोनों में से कुछ नहीं पता, तो मैं ना यस बोलूँगी ना मैं नो बोलूँगी। अगर बोला तो मार्क्स कटना तय है, ठीक है। तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, मुझे कुछ भी रीजनिंग देनी है, बट साफ बात तो मैं नहीं करूँगी। दूसरा ये कि मेरा जो पार्ट 1 का प्रश्न है वो मैं इतना बढ़िया कर दूँ, इतना अच्छा कर दूँ कि जो यहाँ पे मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, हाफ या 1 मार्क्स कम मिलेगा, वो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कमा लूँ, करेक्ट। तो अब एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे एफर्ट्स लगाने थे, तो क्या दिमाग लगाया? दिमाग लगाओ, आप भी सब सोचो बैठ के कि क्या हो सकता है, क्या करें कि ये आंसर को हम इंटरेस्टिंग बना दें। तो मैंने दिमाग लगाया, और ये बच्चा यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का भी वीडियो देखेगा ना, वो भी बता सकता है जिसने ये सुना होगा, फेयर ट्रायल, करेक्ट। तो क्यों ना इसको यूज़ करते हुए मैं ये बताऊं कि ये होता है फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट, और वो आप सीआरपीसी के इस सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद उसके कुछ एक्सेप्शंस जो सीआरपीसी में यहाँ दिए हुए हैं, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, एक अलग ही आपका निखर के आएगा आंसर, समझ रहे हो ना। तो अब देखते हैं आंसर कैसे लिखा जाएगा। चलिए पहले आ जाओ। फ्री एंड फेयर ट्रायल इज साइन क्वा नॉन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 जो है अगर उसमें देखेंगे तो उसमें से राइट आपका निकल के आएगा फेयर ट्रायल, करेक्ट।
अब फेयर ट्रायल के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हों उसमें जो भी एविडेंस लें वो किसकी प्रेजेंस में लें? अक्यूज्ड के प्रेजेंस में लें। ये बात हमें सेक्शन 273 CRPC भी बताता है। यहाँ तक ये बात मेरी ख़त्म। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या करेगी? यानी कि जब अक्यूज जो है प्रेजेंट नहीं है तब भी वो उन एविडेंस को ले सकेगी। पहला बता दो सेक्शन 299 CRPC, ठीक है। इसमें मैंने अंदर बताया कि ये 2 सिचुएशन बताता है। पहले वाले में ये कि बंदा जब भाग गया, ठीक है, और आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो पकड़ा जाएगा और देयर इज़ नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, तभी क्या होगा? आप एग्जामिन कर लो विटनेसेस को, उनकी जो भी डेपोजिशंस हैं उसको आप, जब वो बंदा एब्सकॉन्डेड वाला जो था वो जब भी मिलेगा ना तो उन डेपोजिशंस को आप इस्तेमाल कर सकोगे। अगर जिसने डेपोजिशंस दिए थे, जो डेपोनेंट था, वो क्या हो गया, डेथ हो गई है या उसकी प्रेजेंस आप इंश्योर नहीं कर सकते हो विदाउट डिले। सेकंड में क्या है? सेकंड में आपको पता ही नहीं है अपराध किया किसने है, अननोन है, तो हाई कोर्ट या सेशन जज क्या ऑर्डर करते हैं? JMFC को ऑर्डर कर देते हैं कि आप क्या करो सर, जा कर के रिकॉर्ड कर लो एविडेंस और फिर वही जो डेपोजिशंस है उनको आप यूज़ कर लीजिएगा। 299 की दोनों बातें कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कि 317 यानी 317 ऑफ CRPC क्या कहता है। तो बस 2 बातें आपको इसमें बतानी है। अटेंडेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट को लगता है कोई ज़रूरत नहीं है इसको बुलाने की, या फिर इस कदर तमाशा मचा के रखा है कोर्ट में कि चिड़ियाघर हो गया हो, ठीक है। अब अगर उसका प्लीडर है तो प्लीडर से उसे रिप्रेजेंट होने दो, प्लीडर नहीं है तो क्या करोगे? एडजॉर्न कर दो, या बहुत शोर मचा रहा है, परेशान कर रहा है तो फेंक दो उसको उठा के, कहाँ? सेपरेट ट्रायल करो उसका। तो 317 इतनी सी बात कहता है। अब आगे समझेंगे कि एविडेंस अड्यूस्ड इन ट्रायल ऑफ को अक्यूज, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसका क्या? तो सेकंड पार्ट वाले आंसर के लिए ये केस है उर्मिला साहू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1998। इस केस में क्या कहा गया था कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं को अक्यूज्ड के लिए, जब भी वो एब्सकॉन्डर के लिए यूज़ करने की बारी आएगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आप कोर्ट का डायरेक्शन ना ले लें। कोर्ट का डायरेक्शन ना ले लें। कोर्ट के डायरेक्शन वाली बात यहाँ पे ये लिखी, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इट इज़ नॉट परमिसिबल। तो यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 8 मार्क्स में पूछा गया था और इतना लिखना सफिशेंट है। पेजेस पे मत जाया करें, देखें इतना होना चाहिए कि 8 नंबर के लायक थोड़ा दिखे। आधा पेज नहीं, आप बोलो आधा पेज भर के आ गए और आपको 8 नंबर मिल जाए, तो ये भी देखो नहीं होता। रीजनेबल लेंथ के साथ विथ क्वालिटी आपको लिखना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कभी इस ट्रिक को यूज़ करने की नौबत ना आए, आपको सभी प्रश्न बनते हों। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो आज की ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी और इसको आप ज़रूर अपने आंसर राइटिंग में लेकर के आइएगा और आपका आंसर बहुत ही अच्छे से निखर के आएगा, आई एम श्योर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आप कोई भी ऐसी अपडेट्स मिस ना करें। मैं लेक्चर सीरीज CPC, अभी मैं एकोमोडेशन पे भी वर्क कर रही हूँ जो अपकमिंग डेज में आपको मिल जाएगी, NI और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड वीडियोज़ में बनाती रहती हूँ। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो वीडियोज़ आपके लिए बड़े काम की हैं, डू वॉच इट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ बाय बाय।